नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपेजर्स पर। और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब उनके ऊपर झूठा 498 आईपीसी का केस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस या 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा जो एडवाइस उन्हें रहता है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। खासकर इस वीडियो में हम बात करेंगे 498 आईपीसी के लिए, और बाकी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम 125 सीआरपीसी डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप इन पूरे केसेस को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। सो आज का जो वीडियो है 498 आईपीसी के बारे में, हम उसके लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके पूरे केस को इस तरह से आपके फेवर में लेके आएगी जिससे कि आप अगली ऑपोजिट पार्टी के ऊपर हावी हो पाए। जब आपको पता चले कि आपके अगेंस्ट 498 आईपीसी की कंप्लेंट या 498 की एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप सबसे पहला ये काम करें कि आप 498 की एफआईआर या कंप्लेंट को हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपको पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देने से मना करे तो आप आरटीआई के ज़रिए भी वो डिमांड कर सकते हैं और आरटीआई के ज़रिए उनको वो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। कुछ लॉज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट हैं जो आपके बहुत काम आएंगी इस टाइम पर, जैसे कि अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी। इसकी जजमेंट का लिंक जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको ये पता लग पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिया था कि कोई ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा और उनको 41A सीआरपीसी का नोटिस आपको इशू करना होगा। और अगर वो 41A सीआरपीसी का नोटिस आपको इशू करते हैं और करने के बाद आप उसकी पालना अच्छे से करते हैं, मतलब आप उनके बुलाए हुए टाइम और उनके बुलाई हुई जगह पर पहुंचते हैं, तो वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू नहीं करता तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है। आप हाई कोर्ट के ज़रिए कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपके ये बताने पर कि वो 41A सीआरपीसी की पालना नहीं की गई तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स और उसको सज़ा का प्रावधान भी दिया जा सकता है। 498A की एफआईआर मिलने के बाद आप किसी अच्छे एक्सपर्ट लॉयर से ये चेक करवाइए कि क्या आपकी क्वैश की ग्राउंड्स बन सकती हैं या नहीं, क्योंकि 498A आईपीसी का केस हाई कोर्ट से क्वैश करवाया जा सकता है अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं तो अगर आप क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट चार्जशीट फाइल होने से पहले जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पिटीशन फाइल करना होगा। और अगर आप चार्जशीट फाइल होने के बाद हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 482 सीआरपीसी में वो पिटीशन फाइल करना होगा। अगर आप अपना 498 आईपीसी का केस क्वैशिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो पिटीशन फाइल करें वो हस्बैंड, पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स जिनका नाम एफआईआर में डाला गया है उनका अलग अलग पिटीशन फाइल किया जाए। वो इसीलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने अपनी कुछ प्रीवियस फैसलों के अंदर ये बताया गया है कि रिलेटिव्स जो कि डिस्टेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। डिस्टेंट रिलेटिव्स माने जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स कपल के साथ उनके घर में उनके साथ नहीं रहे तो उनको डिस्टेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। और जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उनके लिए 498 आईपीसी का केस क्वैश करना आसान हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में ये बताया गया है कि डिस्टेंट रिलेटिव्स का जो रोल है, स्पेसिफिक रोल, वो डिफाइन नहीं किया गया होता। इसीलिए उनका जो केस है वो लॉ के अगेंस्ट बनाया गया है और उसको क्वैश करना ही ज़रूरी है। डिस्टेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी में वो लोग आ सकते हैं जैसे कि मैरिड सिस्टर्स जो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में रह रही हैं, वो रिलेटिव्स जो कभी कपल के साथ स्टे नहीं किए, वो पेरेंट्स कभी भी शादी होने के बाद अपने बच्चे और बहू के साथ नहीं रहे, वो सब लोग डिस्टेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी में ही लिए जाएंगे और उनको क्वैशिंग में ज़्यादा सहायता मिल सकती है। 498A आईपीसी क्वैशिंग पिटीशन के साथ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की पिटीशन भी फाइल करनी बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जब आप 498A IPC क्वैशिंग की पटिशन फाइल करेंगे तो नीचे केस रुकेगा नहीं, वो प्रोसीडिंग्स के साथ चलता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। लेकिन जब आप हाई कोर्ट को प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ स्टे के लिए प्रेयर करेंगे तो आपका जो केस है वो स्टे किया जा सकता है, और जब आपका केस स्टे हो जाएगा तो नीचे की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टे कर दी जाएंगी और आपको उसमें पुलिस कोई भी हरासमेंट नहीं कर सकेगी। हस्बैंड्स के लिए भी केस क्वैश हो सकता है, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि क्या कंप्लेंट और एफआईआर के अंदर या चार्जशीट के अंदर डाउरी डिमांड की कोई एलिगेशन लगाई गई है या नहीं। अगर कंप्लेंट, एफआईआर या चार्जशीट के अंदर डाउरी डिमांड की कोई एलिगेशन की कोई बात नहीं कही गई तो हस्बैंड्स के लिए भी केस को क्वैश किया जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपका केस 482 CRPC या आर्टिकल 226 के अंदर क्वैशिंग नहीं हो सकता हाई कोर्ट से, तो आपके पास डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाने की भी सुविधा है। आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन चार्जशीट फाइल होने के बाद और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होने से पहले की स्टेज के अंदर फाइल कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट के अंदर ही। ट्रायल कोर्ट आप ये देखेगा कि आपके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन 498 IPC के दायरे में आता है या नहीं आता। अगर वो दायरे में नहीं आता और प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो वो आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट केस भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस अथॉरिटी आपको परेशान करती है तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास प्रावधान है कि आप 156 सब सेक्शन 3 CRPC के सेक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट को एक पटिशन फाइल कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सही तरीके से पुलिस अथॉरिटी नहीं कर रही है और आप चाहते हैं कि वो मॉनिटर करें कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। आप उनको बता सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या आपको दबाव बना रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी के साथ सेटल करें, जिससे कि मजिस्ट्रेट को प्रूफ देने के लिए आप उस पटिशन से ये फ़ायदा ले पाएंगे कि मजिस्ट्रेट आपके फेवर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बोल पाएगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से की जाए। एक बात ध्यान देने वाली और है कि आप 498A 125 CRPC और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को अलग अलग तो फाइट करते हैं, लेकिन ये सब केस आपस में को रिलेटेड हैं। एक ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और एक ही फैमिली कपल के बीच में लड़े जा रहे हैं। तो अगर एक केस के अंदर कोई भी ऐसी बात की है जो दूसरे केस के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये बात आप कोर्ट के सामने लाने से आपके लिए ये फेवरेबल बात बनेगी और आपके वाइफ साइड का जो केस है वो वीक होगा, जिससे कि आपको केस को लड़ने में और आसानी होगी और कोर्ट के दिमाग में डाउट डालना भी आसान रहेगा। एक और बात ध्यान देने वाली ज़रूरी है जो मैंने बहुत बारी अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की है और जो गलती वो करते हैं कि जब 498 IPC का कंप्लेंट या FIR का इंफॉर्मेशन उनको दिया जाता है तो वो कम्युनिकेशन पुलिस के साथ नहीं कर पाते, बल्कि आपको अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेशन रखनी है और हो सके ओरल के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्री भी फाइल करें। जैसे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप स्पीड पोस्ट के ज़रिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ज़रूर भेजें, जिससे कि आप बाद में कोर्ट को ये ज़रूर प्रूव कर पाएँ कि आप कहीं पर भी एब्सकॉन्ड नहीं हैं और आप इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल उनका सपोर्ट कर रहे हैं और आप कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं, जिससे कि आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने ना रख पाए। इन सब बातों को अगर आप अच्छे से समझ लें और अपने केस में इस्तेमाल में लाएं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि 498A का केस आपके अगेंस्ट क्वैश या डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा तो आप अपने एडवोकेट के साथ मिलकर क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन की स्टेज को अच्छे से इस्तेमाल में लाएं ताकि आप अच्छे से केस को प्रेजेंट कर पाएँ कोर्ट के सामने और अपने फेवर का फैसला ले पाएँ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ सके, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
और आगे आने वाली वीडियोस में हम 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस और 498 आईपीसी को और अच्छे से हैंडल करने के बारे में और बातें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपने केसेस को अच्छे से फाइट कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।